नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। इसमें समझेंगे कि इसमें कितने द्वीप हैं, इसकी प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे किया जाता है, वहाँ क्या डेमोग्राफिक है, ये सारे डिटेल समझेंगे। साथ में देखेंगे कि इसका इंटरनेशनल या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। साथ में ये भी देखेंगे कितने तरह के ट्राइब्स पाए जाते हैं, कौन से ट्राइब्स किस आइलैंड पर पाए जाते हैं। साथ में ये समझेंगे कि वहाँ पर कौन सा ऐसा फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे हम बात करते हैं नारकोंडम आइलैंड की, सेंटिनेलीज की, बैरन आइलैंड की। ये सारे डिटेल हम एक एक करके समझते हैं। मोदी जी वहाँ विजिट किए तो वहाँ क्या उन्होंने बदलाव किया था वो समझेंगे, और अभी उसको नीति आयोग क्या डेवलप करने की बात कर रहा है उसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये मैप देखिए। मैप से ये समझने का प्रयास करिए आप, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप सिर्फ गौर करिएगा। यहाँ चेन्नई है, ये देख लो, यहाँ पर विशाखापट्टनम है, ये कलकत्ता है। यहाँ से लेके ये पोर्ट ब्लेयर, ये मान लो साउथ ये वाला एरिया है, ये पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, आप देखेंगे कि यहाँ से 1255, 1200 और 1190 किलोमीटर के डिस्टेंस है। मतलब चेन्नई से कितना दूरी है, विशाखापट्टनम से कितना है, कलकत्ता से कितना है, ये चीज़ आपको समझना है। वो तो हम समझाएंगे, पहले आप गौर कर लीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि इस एरिया में आपको पाया जाता है कौन, म्यांमार। म्यांमार में हिमालयन का ही एक रेंज कौन सा पाया जाता है, अरकान योमा रेंज। उसी से डेवलप हुआ हिमालयन पार्ट ही इससे पहले सटा हुआ था, जो धीरे धीरे अलग हुआ। और इधर से ही जब मानव जो आया यहाँ पर आके शिफ्ट हुआ, फिर धीरे धीरे अलग हुआ, तो ये मुख्य भूमि से कट गया। बस बेसिक चीज़ ये ध्यान रखना है। अब यहाँ समझते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। अब हम इसको दो भागों में तोड़ रहे हैं, अंडमान अलग कर रहे हैं, निकोबार अलग कर रहे हैं। तो अंडमान को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखो, मैंने अंडमान निकोबार का एक मोटा मोटी मतलब कहो कि एक रफ स्केच हमने किया। मुझे ड्राइंग आता नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश किया है। देखो, ये है कोको आइलैंड और कोको स्टेट है। यहाँ पर है नॉर्थ अंडमान, यहाँ पर मिडिल अंडमान, यहाँ पर है साउथ अंडमान, और एक है यहाँ पर लिटिल अंडमान। ये लिटिल अंडमान है, ठीक है। अब समझो, पहले इसमें एक एक करके समझते हैं। तो हमने क्या बोला कि अंडमान में जो आइलैंड को याद करना है उसको नॉर्थ अंडमान, मिडिल, साउथ, लिटिल एंड नॉर्थ सेंटिनल, ये 5 आपको आइलैंड को याद रखना है। एक लैंडफॉल आइलैंड चाहो तो याद कर लो, क्योंकि अगर पूछ दे कि लैंडफॉल आइलैंड कहाँ पर स्थित है, तो पूछ देगा कथन के हिसाब से कि अंडमान निकोबार के उत्तर में या नॉर्थ वेस्ट में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। इतना 5 तो आपको याद रखना, नॉर्थ अंडमान, मिडिल, साउथ, लिटिल एंड सेंटिनल, ये याद रहना चाहिए आपको। अब हम समझते हैं इसमें है क्या। देखो, अगर ये नॉर्थ अंडमान के पास जाओगे तो यहाँ पर एक है, ऐसे हमने ये बनाया, इसका सिंबल ये है कि माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है यहाँ पर, ये सैडल पीक है, ठीक है। अब इसी के नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, नॉर्थ ईस्ट साइड देखोगे तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नारकोंडम आइलैंड, ठीक है। तो नॉर्थ अंडमान में 2 चीजें याद रखना आपको, एक तो सैडल पीक, एक नारकोंडम आइलैंड। इसके ऊपर में कौन सा है, कोको स्टेट। और कोको आइलैंड है वो अब म्यांमार का भाग है। एक समय माना जाता था कि वो इंडिया का भाग है, लेकिन नेहरू जी द्वारा इसको माना गया कि दान दे दिया गया म्यांमार को। बस ये बेसिक चीज, बस ये ध्यान लो, कोको आइलैंड म्यांमार का भाग है। अब मिडिल आइलैंड में, मिडिल अंडमान में आते हैं। इसमें एक ही चीज़ है, इसमें जो है, यहाँ से याद रख लो कि यहाँ पर इसके ईस्ट में देखोगे, इसके ईस्ट में देखोगे तो यहाँ पर कौन सा है, वैरन आइलैंड। वैरन आइलैंड एकमात्र आइलैंड है इंडिया का जो अभी एक्टिव है। ये क्या है, एक्टिव है। इसमें वोल्केनो कभी कभी उद्गार आता है इसमें, ठीक है। तो ये एक एक्टिव है, और ये जो आइलैंड है ये भी वोल्केनिक है, ये भी वोल्केनिक है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है। ये ध्यान रखना आपको कि जो नारकोंडम है और जो बैरन आइलैंड है किस पे है, मिडिल अंडमान पे है। ये हो गया क्लियर। अब एक बारतंग आइलैंड मैं आपको याद दिमाग में दिलवाना चाह रहा हूँ कि ये याद रखिए, ये जो आइलैंड है ना, ये मड आइलैंड है, जो वोल्केनिक होता है। तो इसमें कहते हैं कि नहाने से इस मड
जो वोल्केनिक जो मड होता है, इसमें नहाने से बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह की चीज़ें यहाँ है। तो कौन सा है? वारतंग। और वारतंग है कहाँ पर? तो ध्यान रखो कि साउथ अंडमान के नॉर्थ में और मिडिल अंडमान के साउथ में, इसको एक समझ लो। अब नेहरू जी ने तो वो दे दिया। अब यहाँ ध्यान रखो, अब जब यहाँ आए तो हर प्रधानमंत्री अपना अपना काम करता है। अब आए प्रधानमंत्री मोदी जी, अब यहाँ गए, उन्होंने 3 आइलैंड, एक हैवलॉक, एक नील, एक रॉस, ये तीनों का क्या कर दिया? नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करके क्या कर दिया? हैवलॉक को कर दिया, उन्होंने बोला कि आज से इसका नाम स्वराज, ठीक है। नील का क्या कर दिया उन्होंने? नील को बोला कि अब तुम शहीद हो जाओ। रॉस ही बॉस है, सुभाष चंद्र बोस। ये 3 नाम चेंज हो गए। साथ में एक चीज क्या हुआ कि मोदी जी ने एक और बड़ा काम किया कि अंडमान निकोबार में आपको पता होगा 572 द्वीप समूह है, उसमें से लेकिन कुछ ही द्वीपों पर मानव बसते हैं, लेकिन और जो द्वीप हैं उसमें से 21 द्वीपों पर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर उन द्वीपों का नाम रखा गया है। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कौन से द्वीप पर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीप का नाम रखा गया है, तो ये अंडमान निकोबार का द्वीप है, ठीक है। एक चीज़ तो समझ में आ गया। आप एक देखिएगा राधानगर बीच, एक समय एशिया का टॉप बीचों में से एक होता था, राधानगर बीच। ये ध्यान रखिए। एक रामनगर बीच भी है, लेकिन रामनगर बीच की नहीं बात कर रहा हूं मैं, राधा, फीमेल वाला राधा, याद रखिएगा। और किस पे है? हैवलॉक आइलैंड पे। एक तो बेसिक चीजें इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं इसके आगे कौन सा चैनल कहाँ है हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, आप बेसिक चीज पहले जान लो, मैंने सिर्फ मैप दिखा दिया, आप समझो उस पर क्या चीजें हैं। जब अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। ये यूनियन टेरिटरी है भारत का। अब साथ में इसमें क्या समझना है कि एक बेसिक चीज जिसका हिस्ट्री ये है कि अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किस राजा ने, किस राजवंश ने इस पर राज किया था, तो सबसे पहला मराठा ने इसे अपने राज्य के अंदर में घोषित किया था। उसके बाद चोला वंश आया, चोला डायनेस्टी, उसने फिर इस पर अपना हक जमाया। और आपको पता होगा चोला ही ऐसा डायनेस्टी था जो नेवल रूप से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। आपको इस चीज़ को समझ लेना। अब इसमें समझिए क्या जो नया समझना आपको। फिर अंग्रेज आए तो इसमें कई सारे बदलाव हुए, फिर वहाँ सेलुलर जेल वगैरह बने, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप समझ लो इसमें 1 नवंबर 1956 का जब इंडिया स्वतंत्र हो चुका था, इंडिपेंडेंट हो चुका था, तो 1956 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसका एरिया जो है 8049, लगभग 8250, मतलब 8250 नियर बाई जनसंख्या था इसका। अब इसका देखोगे कि ये जो एरिया है इसका लेंथ 460 किलोमीटर है, जो लंबाई है इसका 467 किलोमीटर है, लेकिन विड्थ इसका 24 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर और 467 किलोमीटर इसका क्या था? लेंथ था। ध्यान रखना है इस चीज़ को। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो एरिया है इसको अगर हम 8249 जो किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, इसको अंडमान में एक करो और एक निकोबार में, तो अंडमान का एरिया ज़्यादा है। अंडमान का एरिया ज़्यादा है तो लगभग 6150 किलोमीटर स्क्वायर अंडमान में है और 1765 किलोमीटर स्क्वायर निकोबार में है। तो देखो ये देखोगे तो ये 8249 नहीं आएगा। कारण क्या है कि कुछ एरिया जब सुनामी आया था तो वो समुद्र में समाहित हो गया, तो अब जो एरिया बचा है वो यही एरिया बचा है। तो ध्यान रखना, अगर समग्र रूप से ऐसे क्वेश्चन आता है, अगर 8249 का ऑप्शन रहे तो आप उसको सिलेक्ट करो, लेकिन अगर सेपरेट पूछ दे, अगर ऐसा ऑप्शन रहे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीजें थी, इसके बारे में आप जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या क्या है, 3.8 लाख है 2011 सेंसस के हिसाब से। लिटरेसी रेट कितना है, 86.63%। सेक्स रेशियो कितना है, 876, मतलब 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं हैं। लैंग्वेज वहाँ हिंदी और इंग्लिश बोला जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है। फिर इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो शासन करते हैं यूनियन टेरिटरी है, इसलिए वहाँ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अभी DK जोशी है। वहाँ एक लोकसभा सीट है, कितना, एक लोकसभा सीट है। उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट जो है अंडमान का, जो मैंने बात किया, ये देखो नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान, ये दोनों का जो कैपिटल है या राजधानी बोलोगे तो इसका है मायाबंदर है, ठीक है।
तो इसका, लेकिन जब साउथ अंडमान की बात करेंगे तो इसका कौन सा हो जाता है, पोर्ट ब्लेयर। अब ये चीज समझ लो, इसमें रिलीजन कौन सा है, यहाँ हिंदू सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्रिश्चियन है, उसके बाद मुस्लिम है। बेसिक चीजें हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, अब आगे देखते हैं। अब समझो हमने क्या बोला था, इसके नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा, नारकोंडम। यहां सैडल पीक है जो सबसे हाईएस्ट पीक है, कहां, अंडमान निकोबार द्वीप का। मिडिल में जाओगे, इसके ईस्ट में गए, हमको बैरन आइलैंड मिल गया। अब हमने साउथ अंडमान की बात किया तो साउथ अंडमान में हमने बोला है ये हैवेलॉक है, ये नील है, ये कौन सा है, रॉस। हमने बता दिया पीछे ही कि इसका स्वराज नाम कर दिया गया है, इसका शहीद, इसका एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये ध्यान रखना होगा। सेंटिनेल आइलैंड की हमने बात किया, नॉर्थ सेंटिनेल कहां है, साउथ अंडमान के वेस्ट साइड। अब देखो जो समझना है, यहां देखो हमने क्या बात किया कि साउथ अंडमान, ये दोनों के बीच में, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो चीजें हैं, यहां पर क्या है, यहां पर डंकन पास है, डंकन पास है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट है कि किसके किसके बीच में है, तो साउथ और लिटिल, एसएल, साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, डंकन है। अब लिटिल अंडमान के नीचे देखोगे तो ये सिर्फ यहां समझने के लिए समझो कि यहां कार निकोबार है, और इसके बीच में ना ये जो एरिया है, यहां पर है 10 डिग्री चैनल। समझ लिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए समझ लो कि किसके किसके बीच में, क्योंकि कंफ्यूजन यही होता है। पता होता है कि डंकन पास और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार में है, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके किसके बीच में है। इसलिए एक एसएल याद रख लो, एसएलडी का मतलब हुआ कि साउथ और लिटिल, और उसके बीच में कौन सा है, डंकन है। तो कोई एक याद रखोगे तो दूसरा याद रहेगा। बेसिक चीज हमने यहाँ से क्लियर करवा दिया आपको। हमने ये भी बता दिया, हमने ये भी बताया आपको कि 21 परमवीर चक्र विजेता जो है, विजेता के नाम पर द्वीप का नाम पड़ा है। ये समझिए, ये बेसिक चीजें आपको इन्फॉर्मेशन में दे दिया। कार निकोबार पे आओगे और लिटिल अंडमान, तो ये एक छोटे छोटे द्वीप हैं, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारा जो निकोबार वाली जो बात होती है, वो इसमें क्या है कि इसी में एक माउंट थुलियर है। सबसे हाईएस्ट पिक कौन सा है, सैडल पिक। सेकंड हाईएस्ट थुलियर। थर्ड कौन सा है, माउंट हैरियट, जिसको माउंट मणिपुर भी नाम कर दिया गया है। अब ये ध्यान रखना आपको। यहीं पर क्या है, इंदिरा पॉइंट भी है, जो अब समुद्र में मिल चुका है। साथ ही एक चीज देखोगे कि यहां पर कौन सा है, सुमात्रा, और सुमात्रा से जो दूरी है इसका मात्र 200 किलोमीटर है। समझो इस बात को। तो हमारे लिए कितना यह स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, आप समझ सकते हो। यहीं से हमारे विदेशी रास्ते खुलते हैं, जो चाइना और जो और भी कई देश है जो अपना व्यापार करते हैं, इन्हीं एरिया से जाते हैं, फिर अंडमान निकोबार के नियर से, मलक्का स्टेट से होकर अपने अपने वस्तुओं का व्यापार करते हैं, समुद्री व्यापार। तो समझ लो, तो ये बेसिक चीज़ आपको नॉलेज हुआ होगा। बाकी जो हम ट्राइब समझते हैं, जब हम ट्राइब्स को समझेंगे तो ये समझो कि यहाँ पर ट्राइब्स है फीचर के हिसाब से 2 रूप में बांटा गया है। एक नेग्रिटो, नेग्रिटो मूलतः क्या है, इसको एक तरह से बोल लो समझने के लिए, अफ्रीकन। ये कौन सा है, अब हम अपने लैंग्वेज समझने के लिए इसको रेसिज्म मत समझना। जैसे चाइनीज, इंडोनेशियन या मंगोलियन का देखोगे कि थोड़े भवें उठे होते हैं, आंखें अंदर होती हैं, तो उस तरह की चीज़ें, उस तरह का जो वेशभूषा होता है वो मंगलोइड होता है। अब देखो हमने बताया था कि निकोबार कहाँ है, कार निकोबार कहाँ है, ग्रेट निकोबार कहाँ है, नीचे है, और सुमात्रा नीचे है। तो वहाँ के लोगों को देखोगे जो इंडोनेशिया में, उसे चेहरे कैसे होते हैं, तो कपोल बड़े होते हैं, आंखें अंदर होती है, भवें उठी हुई होती हैं। तो इस टाइप के लोग जो हैं वो सैम्पन है, और निकोबारी जो है उसी तरह के हैं। जो अफ्रीकन टाइप के हैं वो यहाँ है, नॉर्थ अंडमानीज, जारावा, ओंग और सेंटिनेलीज। हमने बताया था कि देखो सेंट्रल, ये कहाँ है पाया जाता है, ये अंडमान में ही, नॉर्थ अंडमान में ही पाया जाता है, नॉर्थ अंडमान में। जारावा कहाँ है, मिडिल एंड साउथ अंडमान में। ओंग कहाँ पाया जाता है, लिटिल अंडमान में। ये सेंट्रलीज, नॉर्थ सेंटिनेलीज। जो हमने बताया था कि साउथ अंडमान के वेस्ट में जो नॉर्थ सेंटिनेलीज जो आइलैंड है, वहीं पर पाया जाता है सेंटिनेलीज।
ठीक है, इतने चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। इसका स्ट्रेटजिक पॉइंट हमने बताया था कि इसका जो एक मलक्का स्ट्रेट है, जल संधि है, ये चौक पॉइंट है। आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम सुना होगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से भारत ने क्या किया है, एक बार गौर करो मैप पे। ये जो एरिया है, यहाँ से एरिया देखो, यहाँ पाकिस्तान इधर है। अब यहाँ से ऐसे आओ, ये ऐसे आओ, यहाँ आओ म्यांमार तक, ठीक है। अब देखोगे कि यहाँ पर ग्वादर है पाकिस्तान में, यहाँ पर जाओगे श्रीलंका में तो हम्बनटोटा है, यहाँ जब जाओगे यहाँ पर मुझे भी याद नहीं आ रहा है, म्यांमार में और बांग्लादेश में, ये दोनों जगह एक एक बंदरगाह है। वो क्या है, चाइना ने अपने ठेके पे ले रखा, कॉन्ट्रैक्ट पे मिल गया उसे, क्योंकि उन्हें चाइना का क्या नीति है, वो किसी तरह डेट ट्रैप में फंसाता है और फिर अपनी नीतियों को पास करने के लिए उसको इस तरह की चीज़ें अपने नाम करवाने का प्रयास करता है। इस तरह हम भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया है और इस तरह से घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को पूरा करने के प्रयास किया है। लेकिन हम इसको कैसे बैलेंस कर रहे हैं, हम इसको बैलेंस कर रहे हैं मलक्का, हमने बोला था मलक्का स्टेट जो है, मलक्का स्टेट से जो व्यापार करता है, अगर वो इधर कुछ करता है तो हम मलक्का स्टेट में उसको रोक सकते हैं, उसके व्यापार जो करता है वो रोक सकते हैं। यही कारण है कि वो चाइना को पता है कि अगर हम मलक्का स्टेट में हमें इंडिया रोकता है तो हमारा व्यापार की जो पूर्ति है, जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं, चाहे ऑयल का इंपोर्ट है, वो सारा रुक जाएगा। इसीलिए वो किसी तरह चाहता है कि सिपेक का वो डेवलप कर ले और वो अपना है जो लैंड एरिया से अपनी चीज़ों को इंपोर्ट कर ले, चाहे ऑयल मंगाना हो या कुछ मंगाना हो। इससे क्या होगा, डिपेंडेंसी यहाँ पर घट जाएगा अंडमान निकोबार वाला एरिया से मलक्का स्टेट से जाने के लिए। तो इसी तरह वो चाहता है किसी तरह बैलेंस करना। तो भारत हर तरह से प्रयास कर रहा है और चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहा है। और आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।